हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अमर सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रेविटी क्लासेस में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस चैनल में कुछ बुक्स के रिव्यू लाते हैं, फिजिक्स और मैथ्स से रिलेटेड लेक्चर्स और कुछ मोटिवेशनल बातें होती है। तो चलिए आज इसी श्रृंखला में आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बुक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज तक मैंने बहुत सारे बुक्स का रिव्यू दे दिया है, बहुत सारे बुक्स के बारे में आपको बता दिया है, क्लासिकल्स के बारे में बता दिया है, जो लेटेस्ट चल रहे बता दिया है, नीट के लिए इम्पोर्टेंट बता दिया है, सबके लिए बताया है। पर अभी तक जिस बुक की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और इंडिया में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उसी से पूछे जाते हैं, उसी को बेस मान करके एग्ज़ाम का पेपर तैयार किया जाता है, हम आज उस बुक की चर्चा करेंगे, हम आज उस बुक की रिव्यू करेंगे। जी हाँ, आप सब पहचान गए होंगे, वो बुक है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी की खासियत क्या है, ये बुक क्यों लोग कहते हैं कि इस बुक को पढ़ के चले जाओ और आप कोई भी कंपटीशन क्रैक कर सकते हो। बच्चों, ये समझना बहुत ही मुश्किल होता है। आप जब क्लास 9th में थे, 10th में थे, 11th में थे, 12th में थे, तो आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी किसी भी टॉपिक को 4 या 5 पेज मैक्सिमम, 9th-10th की बात करें तो 4 या 5 पेज में किसी भी टॉपिक को वो फिनिश कर देता है, ख़त्म कर देता है। उसके बाद 4 एग्जाम्पल होता है और जब आप एक्सरसाइज में जाएंगे तो 12-15 क्वेश्चंस होंगे। मैं बात कर रहा हूँ मैथ्स की, बात कर लो आप, 15-20 क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर पूरा हम क्वेश्चन देखें और पूरा टॉपिक देखें तो हमें एक एक्सरसाइज में 4 या मैक्सिमम 5 एग्जाम्पल और 10 से 15 क्वेश्चन, वो भी हर चैप्टर में नहीं, किसी किसी क्वेश्चन चैप्टर में 10 से 15 क्वेश्चंस रहते हैं। और जब आप उसको पढ़ के जाते हो, समझ जाते हो और फिर जब एग्ज़ाम देकर आते हो, आप अपने स्कूल का कोई एग्ज़ाम देने जाते हो, तो मुझसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर एनसीईआरटी से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, सर सारे क्वेश्चन जो है ना आर डी शर्मा से आया या आर एस अग्रवाल से आया या कोई भी अदर बुक से आया, पर एनसीईआरटी से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया। जब ऐसी बात है तो फिर एनसीईआरटी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये तो हो गई 9th-10th की बात। अब हम बात करते हैं क्लास 11th और 12th की। क्लास 11th और 12th में जब आप एनसीईआरटी बुक अगर मैथ्स की लेते हो तो उसमें भी सेम हालत, 3 या 4 पेज में चैप्टर का डिटेल, चैप्टर के कॉन्सेप्ट, 4 या 5 एग्जाम्पल और 15 से 20 क्वेश्चन। 15 से 20 क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ वो उन चैप्टर्स में हैं जो कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन में, बहुत सारे चैप्टर ऐसे भी हैं एनसीईआरटी में जिसमें सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन ही रहते हैं, सिर्फ 4 से 5, और एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो 9th-10th के बच्चे तो फिर भी झेल लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन 11th-12th में जब आओगे तो आपको बड़ा परेशानी होगी। बात करते हैं, आप फिजिक्स उठा के देखना, क्लास 11th में अगर आए हो तो 10th से 11th में, और अगर आपने एनसीईआरटी उठा लिया तो आपको लगेगा कि आपका लैंग्वेज इंग्लिश है या कुछ और है। चैप्टर चालू होगा और ख़त्म हो जाएगा, और 2-4 बीच बीच में एक दो एग्जाम्पल और 10-12 न्यूमेरिकल, और एनसीईआरटी की कोई भी टॉपिक खत्म हो जाती है क्लास 11th में। और 90% स्टूडेंट को एनसीईआरटी से फिजिक्स और केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। दूसरी बात, एनसीईआरटी जब किसी टॉपिक को अगर 15 पेज में ख़त्म करता है या 20 पेज में ख़त्म करता है तो दूसरे पब्लिशर्स के बुक
जो बच्चे बहुत ही खरीदते हैं। आप देखना उस बुक में वही टॉपिक 200 पेजेस में रहेगी, 150 पेजेस में रहेगा, बहुत एक्सप्लेन वे में रहेगा। तो फिर एनसीईआरटी कहाँ इंपॉर्टेंट है, क्या खास है? आपको तो लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा नहीं है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी कम हैं। फिर और आपको ये भी लगता है कि इतने से छोटे से बुक से कहाँ से आ जाती है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन, आपको विश्वास नहीं होता है। हाँ, कुछ बच्चे समझदार होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, शायद उनको पता हो, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। जानकारी मैं उन्हें दे रहा हूँ जो नए बच्चे हैं, जो एनसीईआरटी को लेकर के बड़ा ही मिसकॉन्सेप्ट होता है। तो कैसे, तो क्यों इम्पोर्टेंट है? अभी तक तो मैं सिर्फ ये बता रहा था कि इसमें कुछ खास तो दिख ही नहीं रहा है, इसमें तो कुछ खास है ही नहीं। चैप्टर भी बहुत कम पेजेस में ख़त्म हो गए हैं, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स भी कम है, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स भी कम है, फिर भी सारे एग्जाम के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। आपने कभी सोचा है? आपके भी दिमाग में आता होगा। हाँ प्यारे बच्चों, आपको भी सोचने पर मजबूर कर देता है ये कभी कभी। पर आप किसी भी टीचर से पूछो, जो बड़े टीचर हैं, जो 10-15 साल से पढ़ा रहे हैं, अच्छे टीचर हैं, कोचिंग के टीचर हैं, जो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, वो बोलेंगे एनसीईआरटी फॉलो करो। तो क्या बात है, क्या तरीका है, एनसीईआरटी कैसे स्पेशल है, क्या खास है? तो अब हम उसकी खासियत की चर्चा करने वाले हैं, राइट। एनसीईआरटी की पहले थोड़ा 9th-10th की कैटेगरी पे बात करेंगे और फिर बात करेंगे 11th-12th पे। 9th-10th की कैटेगरी में जैसे हमने ले लिया, मैथ्स की बात करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कोई टॉपिक चालू होता है। चलिए, मेरे पास बुक है क्लास 10th की, मैं आपको बुक को एक किसी टॉपिक के साथ आपको समझाता हूँ, राइट। ये देखिए, मेरे पास मैथमेटिक्स की बुक है, एनसीईआरटी क्लास 10th, राइट। अब ना मैं इसमें एक कोई टॉपिक ओपन करके देखता हूँ और फिर मैं आपसे डिस्कस करूँगा, राइट। जैसे कि हमारे पास पॉलिनोमियल है। देखिए, टॉपिक 2 जो है वो पॉलिनोमियल है, दिख रहा होगा सबको, जो भी क्लास 10th में हो पढ़ा होगा। तो बच्चों, पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन जो है वो सिर्फ एक पेज का है। ये देखिए, सिर्फ एक पेज का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद, और सॉरी, एक पेज का नहीं है, नंबर ऑफ पेज ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसमें से कुछ पेज मुझे कम दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पेज यहाँ से हट गया है। फिर भी 2 या 3 पेज के होंगे इसका इंट्रोडक्शन। और एक्सरसाइज 2.2 है, 2.1 गायब हो चुका है, शायद फट गया है कहीं, 2.2 है। 2.2 में जो एक्सरसाइज है, सिर्फ टोटल जो क्वेश्चन है वो सिर्फ 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन, और एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। फिर हम आगे चलते हैं, पॉलिनोमियल का ही दूसरे टॉपिक में डिवीज़न है टॉपिक, और डिवीज़न को उन्होंने, ये देखिए, डिवीज़न का इंट्रोडक्शन यहाँ से चालू होता है, 1 पेज, 2 पेज, कुछ एग्जाम्पल, 3 पेज, और टॉपिक फिनिश। और एक्सरसाइज 2.3 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो सिर्फ है 3, 6, 7, 8, 9, सिर्फ 9 क्वेश्चन है। तो आपने देखा, पॉलिनोमियल खत्म। देखिए, 2.1 के तो पेज नहीं थे मेरे पास, तो नहीं बता पाया। 2.2 में 12 क्वेश्चन थे जो बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं। 2.3 में पूरे क्वेश्चन को, मैंने पूरे एक एक क्वेश्चन को काउंट करके बता रहा हूँ, 6, 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन है और टॉपिक खत्म। और उसके बाद ऑप्शनल है जो कि कोई नहीं करता है, और पॉलिनोमियल फिनिश। तो 8 से 10 पेज में पूरा पॉलिनोमियल फिनिश हो गया, 4 एक्सरसाइज भी हो गए और टॉपिक खत्म भी हो गया। इतना में बताइए, सच सच बताइए,
क्या पॉलिनोमियल पे आपका पूरा कंट्रोल हो जाता है? क्या आप पॉलिनोमियल में एक्सपर्ट हो जाते हैं? नहीं, आप तुरंत भागते हैं आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, के सी सिन्हा, कोई भी अलग रेफरेंस बुक, और फिर जाके आपको थोड़ा थोड़ा समझ में वहाँ से आता है। और कभी कभी कुछ बच्चों को ये भी लगता है कि अरे अभी चैप्टर चालू हुआ, अभी खत्म हो गया, सब खत्म, आंसर मिला लिया। तो एनसीईआरटी की ये कुछ समस्याएं हैं जो बच्चों को, बल्कि जो नए टीचर हैं उनको भी समझ में नहीं आती है। उनको तब समझ में आती है जब वो पढ़ाते जाते हैं, फिर कुछ समय के बाद उनको एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस पता चलता है। मैं भी अभी कुछ सालों से एनसीईआरटी को बहुत सीरियस लेता हूँ। पहले मैं भी रेफरेंस बुक से ही काम चलाता था, एनसीईआरटी शुरू हुआ खत्म हुआ बस। तो बेटा आप लोगों को बता दूं, एनसीईआरटी जो है ना बहुत ही खास बुक होता है। एनसीईआरटी फालतू बातें नहीं करता है, एनसीईआरटी टू द पॉइंट बात करता है। किसी भी टॉपिक का जो मूल कॉन्सेप्ट होता है ना, उसके बारे में बात करता है। पॉलिनोमियल क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल, 3 लाइन। कुछ एग्जाम्पल, 2 लाइन। क्या क्या बातों का ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल में किन बातों का ध्यान रखना है, वो बातें रहेंगी। और 2 एग्जाम्पल, पॉलिनोमियल फिनिश। कोई फालतू बातें नहीं। उसके रिगार्डिंग 2-3 क्वेश्चन। अब आते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की, जिसकी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी टॉपिक में, जैसे मैंने बताया 5, 7, 12 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन ना अलग होता है, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ होता है। 12 क्वेश्चन मतलब 12 कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा। 12 क्वेश्चन मतलब 12 कॉन्सेप्ट। इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है? क्या आपको लगता है एक क्वेश्चन से एक कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे? कभी नहीं सीखोगे आप। एक क्वेश्चन से एक कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। फिर क्या करोगे? क्योंकि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या तो एक आध एग्जाम्पल होगा, फिर वो क्वेश्चन नहीं होगा। तो एनसीईआरटी क्या करता है, 12 क्वेश्चन में 12 कॉन्सेप्ट सिखाता है। पर उस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जरूरत होती है। हमें प्रैक्टिस करना होता है, हमें सीखना होता है, हमें जानना होता है। क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट सीख लेना, समझ लेना ही काफ़ी नहीं है, उसको यूज़ भी होना चाहिए, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए, और तब हम दूसरी बुक की ओर शिफ्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी क्या है? टोटल प्योर बुक है, प्योर बुक, नो मिलावट। और अगर उसे समझना है तो एक क्वेश्चन, उसके 12 कॉन्सेप्ट को आप समझिए पहले कि ये कॉन्सेप्ट इस टॉपिक से रिलेटेड है, और देन उन 12 कॉन्सेप्ट से बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। उस 12 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। और उस 12 कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कम से कम आपको 120, 12 इंटू 10 क्वेश्चन तो करना ही होगा मिनिमम। 120 क्वेश्चन, राइट? और 120 क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? एनसीईआरटी में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आपको अपने रेफरेंस बुक की मदद लेनी पड़ेगी। तो एनसीईआरटी बॉस है, बाकी ये बुक्स हैं जो आपकी हेल्प करता है उन कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। ऐसा भी समझ सकते हैं वो लिस्ट है, कॉन्सेप्ट का लिस्ट है वो बुक। और इस मेथड को आपको यूज करना है। एनसीईआरटी का एक पार्ट होता है ऑप्शनल, जैसे इसमें पॉलिनोमियल में भी था, कोई नहीं करता है। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। वो क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको एनटीएससी में क्रैक करवा दे, जैसे एग्जामों को क्रैक किया जा सकता है, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। ऑप्शनल, बट उसका नाम ही रख दिया है ऑप्शनल, कोई पढ़ता ही नहीं है। वो टॉप लेवल के कॉन्सेप्ट होते हैं, टॉप लेवल के क्वेश्चंस होते हैं।
पर वो भी ज़्यादा नहीं होती है, 5 से 6। और इस छोटे से कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में सारे कॉन्सेप्ट दे देता है। मतलब एक छोटे से गागर में पूरा सागर रहता है, तो आपको उस गागर को सही तरीके से यूज करना है। एनसीईआरटी को बस इतना मानिए कि इस कॉन्सेप्ट टॉपिक में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को सीखना है, उसको एक इंडेक्स की तरह यूज कीजिए। चलिए, ये तो बात हो गई मैथ्स की। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एनसीईआरटी के साथ साथ रेफरेंस बुक प्रैक्टिस के लिए होना जरूरी है, बट जो कॉन्सेप्ट होता है वो एनसीईआरटी का ही होता है और उससे बाहर कुछ नहीं होता है। दूसरी सब्जेक्ट की बात करते हैं, फिजिक्स की। चलिए क्लास 11th या 12th की फिजिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो क्लास 10th में और क्लास 11th का डिफरेंस बता दूं। सीबीएसई का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। सीबीएसई क्लास 10 तक कुछ भी नहीं पढ़ाता है। मतलब नहीं पढ़ाने का मतलब है बहुत सारे टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस ही नहीं कराता है क्लास 10 तक। क्लास 10 का सिलेबस ऐसा है कि आप 1 महीने में पूरा कर सकते हैं। और जैसे ही आप क्लास 11th में आते हैं, जो जितनी कसर बाकी थी 4-5 सालों का, 8, 9, 10, वो सब दे देते हैं 11th में, और बस यहां से सब गड़बड़ हो जाता है। तो ये तो हो गया कि सिलेबस बहुत ऊंचा हो जाता है, नए कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एनसीईआरटी में यानी सीबीएसई में कहीं भी आपको लॉगरिथम नहीं पढ़ाया जाता है। और जैसे ही 11th-12th में जाओगे, मैथ में लॉगरिथम फंक्शन आ जाएगा, और लॉग केमिस्ट्री में लॉग का यूज हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन पूरे सीबीएसई ने कहीं भी आपको लॉगरिथम नहीं पढ़ाया है। ये इसका ड्रॉबैक है। अदर कुछ बोर्ड्स जो होते हैं ना, आईसीएसई, जो बाहर के बोर्ड्स होते हैं, प्राइवेट बोर्ड, आईबी, ये ना क्लास 10 तक वो सारे टॉपिक पढ़ा देते हैं जो आप 11th-12th में पढ़ने वाले हो। आपने क्लास 10 तक इनइक्वालिटी का नाम नहीं सुना होगा, सेट का नाम नहीं सुना होगा, फंक्शन का नाम नहीं सुना होगा, ग्राफ तो दूर दूर की बात है, आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ ड्रॉ करते हो, वो पता नहीं क्या क्या ड्रॉ करके छोड़ देते हैं। तो सब कुछ का इंट्रोडक्शन अदर बोर्ड, आईसीएसई, आईबी बोर्ड के बच्चों को मिल जाता है, और सीबीएसई में क्लास 10 तक कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही 11th में आते हो, वो सारी चीजें आपको भर के दे देते हैं, लो। और जब आप उसको ओपन करते हो, वो भी एनसीईआरटी, एक तो नीम चढ़ा, सॉरी, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो आपके पास बिल्कुल बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट जो आपने आज तक नहीं देखा, ऊपर से एनसीईआरटी, तो वो सब रॉकेट बन के उड़ जाएगा। भूल के भी मत पढ़ना, क्योंकि तुम पढ़ ही नहीं पाओगे बिना गाइडेंस के। कोशिश करके देखना, क्लास 11th का एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ के देखना, क्लास 12th का एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ के देखना। नए बच्चे खासकर जो अभी अभी आए हैं 10th से 11th में, पूरी रॉकेट की सैर हो जाएगी। लगेगा कहीं तुम फ्रेंच तो नहीं पढ़ रहे हो इंग्लिश की जगह। बस 20 पेज में सब कुछ दे देता है। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक खुद से तो नहीं हो पाएगा, जब तक कोई प्रॉपर गाइडेंस देने वाला ना हो, फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। और आधे से अधिक टीचर भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं फिजिक्स में, और साथ ही साथ सिलेबस भी बहुत बड़ा होता है। तो पहले एनसीईआरटी, फिर सिलेबस भी बड़ा हो जाता है, और बहुत सारी समस्याएं आती है। तो भैया, फिजिक्स और केमिस्ट्री एनसीईआरटी समझना बहुत बड़ी बात है। आप किसी का गाइडेंस, किसी एक्सपर्ट टीचर का हेल्प लो, और देन आप एनसीईआरटी को फॉलो करो। और जो टिप्स मैंने 9-10 के मैथ्स के लिए बताया, 11-12 का मैथ्स के लिए भी सेम टिप्स है। बट एनसीईआरटी फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक एक लाइन पढ़ो,
और कुछ नया चीज़ आता है तो फिर रेफरेंस बुक में ढूंढो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैथ्स में एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट देता है, प्रैक्टिस के लिए रेफरेंस बुक चाहिए। तो एनसीईआरटी भी यही करता है। जो टॉपिक फिजिक्स का ये 20 पेज में एनसीईआरटी निपटा देता है, फिनिश कर देता है। अदर रेफरेंस बुक में जाओगे ना डिटेल से पढ़ने तो 200 पेज 250 पेज। ये अच्छा भी है और बुरा भी है। बहुत ज़्यादा टॉपिक को लंबा करने से कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है, और एनसीईआरटी तो बिल्कुल ही छोटा है। ये तो एकदम मॉडिफाई फॉर्म है, तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। फिर आप कहोगे अरे सर वो तो कुछ समझ में ही नहीं आया, और कहते हो कि सारा क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन सारे किसी से आता है, सब कुछ इसी में है, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं मिला। डेप्थ में जाना पड़ेगा, डिटेल में जाना पड़ेगा, सबकी बस की बात नहीं है एनसीईआरटी। तो आपने एक लाइन पढ़ा, उसमें कुछ मिला, और देन आप उस टॉपिक को समझने के लिए रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं, किसी टीचर का मदद ले सकते हैं, बट बकवास नहीं करता एनसीईआरटी। वेक्टर मैंने देखा फिजिक्स में, जब आप मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ते हो तो बस सबसे पहले भैया वेक्टर का इंट्रोडक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, पता नहीं मल्टीप्लिकेशन है भी कि नहीं उस चैप्टर में, शायद होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन 2 पेज में ख़त्म। वेक्टर के बिना फिजिक्स हो नहीं सकता है। 2 पेज में फिनिश, 4 पेज में 2-4 डेरिवेशन और ख़त्म। एग्जाम्पल्स बहुत शानदार रहते हैं। एग्जाम्पल्स में ही तो मैंने बोला ही, एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट होता है। तो आप एग्जाम्पल करो और फिर उस कॉन्सेप्ट को समझो और उसके अनसॉल्व कर लो, सिस्टमेटिक न्यूमेरिकल्स कर लो। हर क्वेश्चन एक नया कॉन्सेप्ट देगा और हर क्वेश्चन से कुछ सीखोगे। फिर देखो एनसीईआरटी, और उसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट के लिए तुम प्रैक्टिस के लिए अदर बुक्स में जाओ, नोट्स लो किसी के, क्वेश्चन बैंक करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एनसीईआरटी को समझने के लिए आप ऐसा समझ लो कि गागर में सागर है। नए बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल है, 11th-12th बहुत मुश्किल है। एनसीईआरटी से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम वेस्ट मत करो। उस टॉपिक से रिगार्डिंग किसी का हेल्प लो, किसी अच्छे यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, समझो फिर पढ़ो, फिर समझो फिर पढ़ो, फिर समझो फिर पढ़ो। देन एनसीईआरटी धीरे से आपके अंदर आएगा, राइट। और हर क्वेश्चन आपको करना है, उसके क्वेश्चन तो जरूर करना है, और हर क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट देता है, और उन लिमिटेड क्वेश्चन में वो सारे कॉन्सेप्ट आपको दे चुका है, आपको पता भी नहीं है। तो इस लेवल से पढ़ना पड़ता है, एक एक लाइन को अंडरलाइन करके पढ़ना पड़ता है और समझना पड़ता है, तब जा कर के एनसीईआरटी आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपके लिए क्या, सबके लिए, हर एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, पर उसका तरीका समझना मुश्किल है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई आपसे, और बच्चों उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा आपको मार्गदर्शन मिला होगा। और फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, दिमाग में कुछ रह गया हो, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। कमेंट करें, बताएं कि और क्या जानना चाहते हो, और क्या पूछना चाहते हो, और कुछ कमी रह गई हो तो उसे भी बताओ, इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और चैनल आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि यूज़फुल है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट से क्या होता है कि पता चलता है कि यार बच्चों को आगे क्या देना है। और आप आओ, जुड़ो, वादा करता हूँ कुछ ना कुछ अच्छा दूंगा, कुछ ना कुछ आपके करियर के लिए मैं कुछ बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। तो आप सब आओ, हमारे फैमिली का मेंबर बनो, हमारी टीम का एक सदस्य बनो, और कुछ अच्छा करते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय को लेकर के फिर से चर्चा करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।